गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करते हैं बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अपन ने पहले अध्ययन किए थे प्रबंध के सिद्धांतों में हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों का अपन ने अध्ययन वीडियो के माध्यम से किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे कि समय समय पर प्रबंध के अन्य विद्वानों ने भी प्रबंध के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उन सिद्धांतों में आज अपन सबसे पहला सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है? उद्देश्य का सिद्धांत यह कहता है कि प्रभावकारी प्रबंध के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण संगठन तथा उसके प्रत्येक विभाग के उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए। अगर प्रभावकारी प्रबंध व्यवस्था अपने को रखनी है तो ये सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी संगठन के उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए तथा उस संगठन के प्रत्येक विभाग के उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए। केवल इतना ही नहीं, ये सिद्धांत आगे यह कहता है कि उन उद्देश्यों की जानकारी संगठन के प्रत्येक सदस्य को होनी चाहिए तथा प्रत्येक सदस्य के प्रयास संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देने वाले होने चाहिए। आपने संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया, यहाँ तक कार्य समाप्त नहीं होता। आपने संगठन के विभिन्न विभागों को उनके उद्देश्यों को निर्धारित कर दिया, यहाँ तक उद्देश्य निर्धारित करने का कार्य पूरा नहीं होता। ये सिद्धांत आगे ये कहता है कि संगठन के उद्देश्य और विभागीय उद्देश्य की जानकारी प्रत्येक संगठन के सदस्यों को अर्थात कर्मचारियों को होनी चाहिए ताकि वह उन्हीं के अनुरूप अपना कार्य संगठन में करे, ताकि वह संगठन के उद्देश्य एवं विभाग के उद्देश्य आसानी से प्राप्त किए जा सके। अगला जो सिद्धांत है वह है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर ने नियोजन के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया। इसके बाद जैसे कुंज एवं टेरी ने भी इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। कुंज ने तो यहाँ तक लिखा है कि अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है। कुंज ने अपने पुस्तक में यहाँ तक लिखा है कि अगर आपको अच्छी प्रबंध व्यवस्था करनी है तो नियोजन को एक प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य माना जाना चाहिए। यह सिद्धांत बताता है कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे संस्था के लक्ष्य को अधिक निश्चितता एवं निश्चिंतता से पूरा किया जा सकता है। इस सिद्धांत का सारांश यही है कि अगर आप भविष्य में जो भी कार्य करते हैं उनको पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि अपने को भविष्य में ये कार्य इस समय पर निर्धारित या संपादित करने हैं, उनको पूर्ण करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप लक्ष्यों को अधिक निश्चितता एवं निश्चिंतता से पूरा कर सकेंगे। अगला जो सिद्धांत है वह है अपवाद का सिद्धांत। F.W. टेलर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सिद्धांत इम्पोर्टेंट माना जाता है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन
एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने किया था। ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी उच्च अधिकारी या प्रबंधक को अपने अधीनस्थ अधिकारी या प्रबंधक के दैनिक कार्यों या निर्णयों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये अपवाद का सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रतिपादित किया था और ये सिद्धांत ये बताता है, मूल रूप से ये बात बताता है कि कोई भी उच्च अधिकारी जो होता है या प्रबंधक जो होता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं प्रबंधकों के जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं, अर्थात जो दैनिक कार्य होते हैं या उनमें जो निर्णय लेने होते हैं, उनमें सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने आप अपने कार्य तथा निर्णय करने देने चाहिए। केवल असामान्य एवं अपवादजनक परिस्थिति में ही उन्हें उनके दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। उच्च अधिकारियों को इन परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए जबकि वे कार्य एवं निर्णय अधीनस्थों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों। वे तब भी हस्तक्षेप कर सकते हैं जबकि कार्य या निर्णय इतने महत्वपूर्ण हो कि यदि हस्तक्षेप न किया गया तो संस्था को असामान्य हानि हो सकती है। देखिए, इस सिद्धांत का सारांश के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सिद्धांत ये मूल रूप से ये बताता है कि दिन प्रतिदिन की क्रियाएं एवं निर्णय जो भी होते हैं, उनमें उच्च प्रबंधकों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्च प्रबंधकों को तो केवल असामान्य या अपवादजनक स्थिति में ही हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि संस्था के अंतर्गत कोई असामान्य हानि नहीं हो। यह सिद्धांत इस आधारभूत मान्यता पर आधारित है कि अधीनस्थों को अपने निर्णयों की स्वतंत्रता देकर उच्च अधिकारी अपने समय को अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकेंगे। इतना ही नहीं, हस्तक्षेप न होने पर अधीनस्थ अधिक उत्साह, लगन एवं जिम्मेदारी से भी कार्य कर सकेंगे। देखिए, इस सिद्धांत का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो उच्च अधिकारी हैं वो अगर दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे तो अपने नीतिगत मामलों में वह अपना ज़्यादा समय नहीं दे सकेंगे। इसलिए उचित यही रहता है कि कोई अपवादजनक परिस्थिति में ही वह अधीनस्थों के कार्यों एवं निर्णयों में हस्तक्षेप करे। और दूसरी तरफ यह फायदा होता है कि जो अधीनस्थ होते हैं वो उन्हें ऐसा निर्णय लेने का अधिकार अगर मिल जाता है तो वो अधिक उत्साह, लगन एवं जिम्मेदारी से भी कार्य करेंगे। तो अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है जिसका प्रतिपादन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया है। अगला चौथा सिद्धांत है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के विस्तार से तात्पर्य कर्मचारियों की उस संख्या से है जो एक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती है। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी अधिकारी असीमित संख्या में अधीनस्थों का नियंत्रण या निरीक्षण नहीं कर सकता है। अतः उसके निरीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित होनी चाहिए। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नियंत्रण का विस्तार। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक अधिकारी के अधीनस्थ जो होते हैं उनकी संख्या असीमित नहीं होनी चाहिए। उनकी संख्या इतनी ही होनी चाहिए ताकि वह अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण आसानी से कर सके। अगर असीमित संख्या अगर होगी अधीनस्थों की तो वह प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का निरीक्षण विस्तार के रूप में नहीं कर सकेगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि एक अधिकारी के नीचे कितने अधीनस्थ होने चाहिए या नियंत्रण का विस्तार कितना होना चाहिए। अब आगे प्रश्न उठता है कि कितनी संख्या होनी चाहिए एक अधिकारी की। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेकोनॉज ने किया था। उनका कहना है कि कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 और अधिक से अधिक
6 अधीनस्थों से अधिक का निरीक्षण एवं नियंत्रण नहीं कर सकता है। दूसरी ओर उर्विक जो विद्वान है, उर्विक का मानना है कि उच्च अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अधीनस्थों की आदर्श संख्या 4 है, जबकि संगठन के निचले स्तरों पर जहां कार्यों का वास्तव में निष्पादन किया जाता है, न कि पर्यवेक्षण, वहां यह संख्या 8 से 12 हो सकती है। संक्षेप में अपन ये कह सकते हैं कि नियंत्रण का विस्तार प्रबंधकों की क्षमता एवं कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। देखिए, लास्ट में अपन ने ये बात कही कि नियंत्रण का विस्तार प्रबंधकों की क्षमता और कार्य की प्रकृति क्या है उसको ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि एक अधिकारी के अधीनस्थों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ग्रेकुनाज ने जैसे 5 और अधिक से अधिक 6 बताई, उर्विक ने 4 बताई, जबकि संगठन के निचले स्तर पर कार्य करने वालों संगठन के निचले स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों के अधीनस्थों की संख्या 8 से 12 बताई गई। लेकिन अपन ये कह सकते हैं सारांश के रूप में कि नियंत्रण का विस्तार प्रबंधकों की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है तथा कार्य की प्रकृति क्या है, उसको ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए कि अधीनस्थों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 या 6 होनी चाहिए, 8 या 12 होनी चाहिए। अर्थात कार्य किस प्रकार का है, कार्य की प्रकृति क्या है और प्रबंधकों की क्षमता क्या है, कैपेसिटी ऑफ मैनेजर्स कितनी है, उसके आधार पर ही नियंत्रण के विस्तार की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। आगे कुछ अन्य सिद्धांत अपन और अध्ययन करेंगे। थैंक यू।